हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने एस्टिमेटिंग के बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए थे। आई होप आप लोगों ने उस लेक्चर को जरूर देखा होगा। अच्छे क्वेश्चंस आपसे छूट नहीं जाने चाहिए, क्योंकि अगर अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो थ्योरी भी अपने आप रिवाइज होती जाएगी। आज का कोट से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा कोट कहता है कि पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। सपना आपका है, जो भी आपने सपने देखे अपने जीवन में, सपना आपका, तो काम भी आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि उस सपने के पूरे होने के बाद जो मजे हैं वो आप ही उठाएंगे। तो उसके लिए जो लुत्फ उठाना है आपको, उसके लिए कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा। तो कोई आपको नहीं आ रहा। अगर आप फोन चला रहे हो तो आपको कोई आके नहीं बोलने वाला कि रील्स मत देखो, इंस्टाग्राम मत चलाओ, चैटिंग मत करो, या जो भी आप अपना नेटफ्लिक्स मत चलाओ, अमेजोन प्राइम मत देखो, ये सब जो भी चीजें कर रहे हो वो कोई आके नहीं बोलने वाला कि मत करो। आपको खुद ही सोचना पड़ेगा, अपना डेली का स्केड्यूल खुद बनाना पड़ेगा, खुद को पुश करना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए। तभी तो आप उस सपने को पा पाएंगे। तो अब इसी के साथ हम अपने सपने की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अ प्रॉपर्टी फैचेस अ नेट एनुअल इनकम ऑफ ₹900। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जो प्रॉपर्टी है उसकी नेट एनुअल इनकम। तो नेट एनुअल इनकम क्या होती है? जब एनुअल इनकम जो हमारी निकल के आई, उसमें से अगर हम आउट गोइंग्स को डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो नेट एनुअल इनकम निकल के आएगी। तो अ प्रॉपर्टी फैचेस अ नेट एनुअल इनकम ऑफ ₹900 डिडक्टिंग ऑल आउट गोइंग्स। तो सारे आउट गोइंग्स को हटाने के बाद हमें क्या मिला? नेट एनुअल इनकम। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, तो 6% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी वुड बी। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू पूछा जा रहा है हमारा। जब हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू की जो बात होती है, अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो ये हमारा जो नेट एनुअल इनकम था, जो नेट एनुअल इनकम है उसमें हम या तो जो हमारा रेशियो है उससे डिवाइड कर देते हैं, या फिर ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नेट एनुअल इनकम जो था, नेट एनुअल इनकम जो हमारा अभी आया था, जो कि ₹900 गिवन है, उसको ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता। जो नेट एनुअल इनकम दिया होता है उससे हम है ना डिवाइड कर देंगे अपना जो परसेंटेज दे रखा है, जो 6% है, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा। अगर आप 6 को कैंसिल करना चाहते हो, 3 की टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 300/2। तो बेसिकली ये आ रहा है मेरा 150। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा मेरा ₹15,000। तो ₹15,000 मेरा कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल के आता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन से जो मैच कर रहा है वो है हमारा सी। तो सी ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या करेंगे? बस परसेंटेज से डिवाइड करना है जो हमारा नेट एनुअल इनकम दे रखा है कैपिटलाइज्ड वैल्यू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द फंड विच इज ग्रेजुअली एक्यूमुलेटेड बाय द वे ऑफ पीरियोडिक ऑन एनुअल डिपॉजिट फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द बिल्डिंग एट द एंड ऑफ यूजुअल लाइफ। तो जो हमारी बिल्डिंग है उसके रिप्लेसमेंट, जब हमने क्या किया, पूरी जो बिल्डिंग है उसके यूजुअल लाइफ का जब एंड होने वाला है, तो हम तब तक कुछ अमाउंट को एक्यूमुलेट करते हैं कि उसको यूज कर सकें। तो इस जो जो हमने ये मनी एक्यूमुलेट किया है, जो ये हमने फंड से एक्यूमुलेट किया है, उसको क्या कहा जाता है? क्या उसे सिंकिंग फंड कहा जाता है, बैड डेट कहा जाता है, या फिर बैड डेट कहा जाता है, इंश्योरेंस कहा जाता है, या फिर रिपेयर फंड कहा जाता है? तो अगर हम बात करें बैड डेट की, तो ये डेट तो उधार तो है नहीं हमारा। इंश्योरेंस कब किया जाता है? जैसे हमने कोई भी कार ली, तो हमें अगर उससे गलती से कोई डैमेज हो जाता है, अगर हमारे कार का डैमेज हो जाएगा, तो हम इंश्योरेंस क्या करते हैं, जिसमें हम पहले कुछ अमाउंट को पे करते हैं और फिर हमें एक एंड ऑफ द टाइम पीरियड के बाद हमें एक होलसम अमाउंट मिल जाता है। तो वो हमारा इंश्योरेंस हो गया। हम चाहे हेल्थ का करा लें, होम, अपनी किसी भी व्हीकल का करा सकते हैं। उसी तरीके से रिपेयर फंड क्या होता है? हम कुछ फंड को एक जो है एक्यूमुलेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं कुछ फंड्स को, कि जब हमारा कोई भी मटेरियल है, जो भी मेरा आर्टिकल है, अगर वो रिपेयर चाहिए उसको, तो मैं उस फंड को यूज करके उसे रिपेयर करा लूंगी। वेल, यहाँ पर लेकिन ये बात हो रही है कि जब बिल्डिंग के यूजफुल लाइफ का जब एंड होने वाला होता है, तब तक जो हम अमाउंट को एक्यूमुलेट करते हैं कि हम उसको बाद में यूज कर सकते हैं, इसको बोला जाता है हमारा सिंकिंग फंड। तो इस चीज को बोलते हैं हम सिंकिंग फंड। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, हर क्वेश्चन को आपको पॉज करके खुद रीड करके पहले आंसर डिस्कस कर लेना है, फिर आगे आप देखिए कि क्या आपका आंसर और मेरा आंसर मैच कर रहा है। तो इससे आपके बहुत अच्छा रिवीजन होगा। वेल, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द राइट एंड प्रिविलेजेस विच वन ऑफ ऑनर ऑफ अ प्रॉपर्टी एंजॉय थ्रू और ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। तो बेसिकली बोल रहा है कि कुछ राइट्स और प्रिविलेजेस होते हैं जो एक ओनर अपनी प्रॉपर्टी पे या फिर जो किसी और की प्रॉपर्टी है उस पर एंजॉय करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? क्या वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, ईजमेंट है, या फिर ऑक्यूपेशन लीज है? तो अगर बात करते हैं जो राइट्स और प्रिविलेजेस की बात की, तो क्या राइट्स और प्रिविलेज मिलते हैं? जैसे एयर, लाइट हो गया, हमें वाटर, रनिंग वाटर हमें मिलता है, और कुछ फैसिलिटीज जो एसेसिबिलिटी की फैसिलिटीज होती है, हम वहाँ पर एसेसिबिलिटी की जो फैसिलिटीज होती है, ये कुछ फैसिलिटीज हैं जो हमें एंजॉय करने को मिलती है। जो राइट्स हैं, ये कुछ फैसिलिटीज है जो मिलता है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बोला जाता है ईजमेंट। तो सबसे पहली बात तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वहां पर ही अब दो इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि इससे रिलेटेड है। अगर इन दोनों इंपॉर्टेंट टर्म की बात करें तो एक टर्म होता है सर्वेंट, एक टर्म होता है सर्वेंट, और एक टर्म होता है विंडो डोमिनेंट। तो एक टर्म होता है हमारा विंडो डोमिनेंट।
तो जो सर्वेंट होता है बेसिकली जो ये फैसिलिटीज को देता है, जो हमारे ये फैसिलिटीज दे रहा है, दोज पर्सन हु इज गिविंग दिस फैसिलिटी, कौन सी फैसिलिटी, एयर की, लाइट की, वाटर की, एक्सेसिबिलिटी की, तो उसको बोला जाता है सर्वेंट। तो वो टर्म है उसके लिए यूज किया जाता है सर्वेंट। और जो ये फैसिलिटीज को इंजॉय कर पा रहा है, जो ये फैसिलिटीज यूज कर पा रहा है, उसे बोला जाता है विंडो डोमिनेंट। तो ये टर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल शायद ये रिपीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एन्युटी। तो इनमें से कौन सा एन्युटी का टाइप नहीं है? एन्युटी सर्टेन, एन्युटी इसेंट्रिक, परपेचुअल इन एन्युटी, या फिर एन्युटी ड्यू। तो अगर यहाँ पर बात करें तो एन्युटी सर्टेन जैसा कोई टाइप नहीं होता, तो ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेल, एन्युटी सर्टेन की बात करें तो एक सर्टेन अमाउंट तक, जो हम एक डेफिनेट टाइम पीरियड तक जब हम किसी जो हमारा पेमेंट होता है उसको देते हैं, तो उसे बोला जाता है एन्युटी सर्टेन। और जब हमें कोई डेफिनेट टाइम पता नहीं होता, हमें कुछ भी डेफिनेट टाइम पता नहीं है, एक इनडेफिनेट टाइम पीरियड तक जब हम पेमेंट को प्रोवाइड करते हैं, पेमेंट को पे करते रहते हैं, तो उसे बोला जाता है परपेचुअल एन्युटी। और जो एन्युटी ड्यू होता है, जो स्टार्टिंग में हमने कुछ बिगनिंग में जो हमने टाइम पीरियड पर अपना जो पेमेंट को प्रोवाइड किया गया, जो अमाउंट हमने स्टार्टिंग के टाइम में दिया गया है, उसे बोला जाता है एन्युटी ड्यू। तो अब ये हमारा यहाँ पर एन्युटी इसेंट्रिक जैसा कोई टर्म नहीं होता, तो इस वजह से यहाँ पे नॉट पूछा जा रहा है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द डिसमेंटल मटेरियल लेस द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग इज कॉल्ड। तो जब डिसमेंटल कर देते हैं, जो भी कोई चीज है जो हमारी खराब हो गई है, अब डिसमेंटल कर दिया है, तो उसकी वैल्यू को क्या कहा जाता है? क्या उसे स्क्रैप वैल्यू कहते हैं, या रिजल्टेंट वैल्यू कहते हैं, या सेल्वेज वैल्यू कहते हैं, या फिर हमारा कुछ भी नहीं कहते, नन ऑफ द अबव। तो अगर स्क्रैप वैल्यू की बात करें, तो जब हम डिसमेंटल कर देते हैं उसे, जो हमारा बिल्डिंग है या फिर कोई भी आर्टिकल है जो अब खराब हो गया है, अब उसको हमने डिसमेंटल कर दिया, तो जो हमें वैल्यू मिलती है उसे बोलते हैं हम स्क्रैप वैल्यू। तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब हम सेल्वेज वैल्यू की बात करिए, तो जब हमने डिसमेंटल करा नहीं है उसे, जब हमने डिसमेंटल नहीं किया, तो जब टाइम पीरियड, एंड ऑफ द टाइम पीरियड पे जब टाइम हो गया उसके डिस्पोजल का, तब जब हम उस मटेरियल की वैल्यू को एग्जामिन करते हैं, उसे बोला जाता है हमारा सेल्वेज वैल्यू। वेल, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द फेयर प्राइस ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग और प्रॉपर्टी इज नोन एज। तो जो हमारी एक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, एक कोई बिल्डिंग है जिसको मुझे कोई भी काम हो सकता है, मॉर्टगेज के लिए रखना है, लीज के लिए रखना है, रेंट के लिए रखना है, कोई भी प्रोसेस के लिए, जब मैं उसकी अभी प्राइस, जो फेयर प्राइस है, जो अभी के टाइम के प्रेजेंट प्राइस है, उसकी मुझे अगर फेयर प्राइस पता करनी है, तो उस टेक्निक को क्या कहा जाता है? क्या उसे प्राइसिंग कहा जाता है, एस्टिमेशन कहा जाता है, कॉस्टिंग कहा जाता है, या फिर वैल्यूएशन कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। वेल, प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमें प्रॉफिट के संग हम उसकी वैल्यू पता करते हैं। जैसे अभी मान लो कि कोई बिल्डिंग है, जब उसको बनाया गया, तो जो जिस प्राइस पे वो जिस अमाउंट पे वो बनता है, उसे बोलते हैं कॉस्टिंग। और जब प्रॉफिट लगाने के बाद हम जो कॉस्ट में जब प्रॉफिट लगा देते हैं, तो उसे बोलते हैं हम प्राइसिंग। वेल, अब यहाँ पर मुझे इसकी फेयर प्राइस पता करनी है, तो जब मुझे फेयर प्राइस पता करनी होती है, तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है, या फिर इस टेक्निक को बोला जाता है वैल्यूएशन। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन एस्टिमेशन क्या होता है? एस्टिमेशन क्या है? जब मुझे कोई बिल्डिंग को पहले डिजाइन करना है, जब मुझे किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है, तो उससे पहले मुझे एक लमसम अमाउंट पता होना चाहिए कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में चेकआउट करा सकूं, मैं परमिशन ले सकूं, या फिर मुझे एक आइडिया होना चाहिए कि मेरा कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो जब हम एक बेसिक आइडिया लेने के लिए जो रफ एस्टिमेट करते हैं, उस प्रोसेस को एस्टिमेशन बोला जाता है। पर लेकिन अगर मुझे उसकी फेयर प्राइस पता करनी है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है वैल्यूएशन। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द रेंट स्टेटमेंट ऑफ अ बिल्डिंग इज नॉट प्रिपेयर्ड। तो किस कंडीशन में हमें बिल्डिंग का रेंट स्टेटमेंट बनाना नहीं पड़ता है? तो पहला ऑप्शन बोल रहा है व्हेन आ रेसिडेंशियल बिल्डिंग इज एक्वायर्ड बाय परचेज, लीज और ट्रांसफर बाय द गवर्नमेंट। तो या तो एक्वायर की गई हो परचेज करने के लिए, या फिर लीज या फिर ट्रांसफर करनी हो गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग को, तो क्या हमें रेंट स्टेटमेंट बनवाना पड़ता है या नहीं पड़ता? तो इस केस में हमें रेंट स्टेटमेंट बनवाना पड़ता है। लेकिन क्वेश्चन में नॉट प्रिपेयर्ड के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग ओन्ड बाय द गवर्नमेंट इज कन्वर्टेड टू अ फील्ड ऑफिस फॉर डाटा कलेक्शन बाय द गवर्नमेंट। तो जब हमारी किसी रेसिडेंशियल बिल्डिंग को हमने ओन किया हो गवर्नमेंट ने, और उसको फील्ड ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया हो, तो और किसी भी डाटा कलेक्शन के लिए, तो क्या उस केस में हमें रेंट एग्रीमेंट जो है, रेंट स्टेटमेंट बनाना पड़ता है? तो इस केस में हमें रेंट स्टेटमेंट नहीं प्रिपेयर करना पड़ता है। इस केस में रेंट स्टेटमेंट हम नहीं प्रिपेयर करते। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। लेकिन हमें सी और डी भी याद कर लेना है कि इन केसेस में हमें रेंट बनवाना पड़ता है, रेंट स्टेटमेंट बनवाना पड़ता है। कौन सा? कि व्हेन देयर आर एडिशन और ऑल्टरनेशन। तो कोई भी एडिशन या फिर ऑल्टरेशन किया गया हो, जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग की हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी फिक्स लिमिट होती है, अगर उसमें कोई भी एडिशन किया गया, ऑल्टरेशन किया गया हो, कॉस्टिंग बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, कोई भी एक सर्टेन लिमिट के बाद हमारी अगर उस रेसिडेंशियल बिल्डिंग के में अल्टरेशन किया जा रहा है किसी भी चीज को, तो फिर हमें उसमें क्या है, रेंट स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा।
और लास्ट स्टेटमेंट बोल रहा है व्हेन रेसिडेंशियल बिल्डिंग इज न्यूली कंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट, तो अगर गवर्नमेंट के द्वारा न्यूली कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है तो इस केस में भी हमें रेंट स्टेटमेंट बनवाना पड़ेगा। तो अभी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 21 में पूछा गया है, तो एसएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेल विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ लीड फॉर द कार्डजे ट्रैक्स। तो अगर हम बात करें, एक होता है हमारा लेड और एक होता है हमारा लिफ्ट। तो जहां पर हमारा सोर्स है, जहां पर हमने एक्सकवेशन किया है और जहां पर हम उसको फिल करेंगे, तो जो हमारा एक्सकवेशन और जो फिल है, इसकी जो इस सेंटर से लेके जो फिल है वहां के सेंटर की डिस्टेंस को हम जो बोलते हैं लेड बोला जाता है, और जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं लिफ्ट। तो यहाँ पर अभी हमारे 3 तरीके से देखा जाएगा। एक बोला है कार्डजे ट्रैक, एक होता है हमारा मेटल ट्रक और एक होता है हमारा सैंड ट्रैक्स। इनमें जो वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं हम लिफ्ट को लेड में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमें चेक करना है। तो कार्डजे ट्रैक के लिए हम जो मल्टीप्लाई फैक्टर यूज करते हैं लेड के लिए, वो है हमारा 1.1। तो 1.1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमारे पास मेटल ट्रैक्स भी होते हैं, तो जो मेटल ट्रैक्स होते हैं हमारे मेटल ट्रैक्स के लिए जो होता है उसकी वैल्यू हमारी जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होती है वो होती है मेरी 1। और अगर मैं बात करूं सैंड ट्रैक के लिए, जो सैंड ट्रैक होते हैं मेरे, सैंड ट्रैक हो गया, सैंडी ट्रैक हो गया, तो वहां पे जो लेड में हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वो होता है हमारा 1.4। 1.4 वो हो गया, यहाँ पे 1.1 कार्डजे ट्रैक के लिए। तो ये तीनों ही याद रखना है हमें, ये वैल्यू किसी के लिए भी पूछ सकता है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ रेटेबल वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी। तो हमारे जो बिल्डिंग है उसकी प्रॉपर्टी की रेटेबल वैल्यू निकालने के लिए कौन से मेथड को हम यूज नहीं करते हैं। तो रेटेबल मेथड को निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज नहीं किया जाता, तो क्या रेंटल मेथड, कैपिटल वैल्यू मेथड, प्रॉफिट बेस्ड मेथड या फिर एन्युटी मेथड। तो एन्युटी मेथड जैसा कुछ नहीं है, एन्युटी मेथड जो है वो यूज नहीं किया जाता है। वहीं पर रेंटल मेथड हो गया, डायरेक्ट कंपैरिजन जो कैपिटल वैल्यू होती है, जो कैपिटल वैल्यू मेथड है जिसमें डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, या फिर हमारा वैल्यूएशन किया जाता है प्रॉफिट के बेसिस पे, वैल्यूएशन किया जाता है हमारा कॉस्ट के बेसिस पे, या फिर वैल्यूएशन हम डेवलपमेंट मेथड करते हैं वैल्यूएशन के लिए, या फिर डेप्रिसिएशन मेथड होता है हमारा वैल्यूएशन के लिए। तो ये सब कुछ मेथड यूज किए जाते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर रेंटल मेथड यूज किया जाता है, डायरेक्ट रेंटल मेथड यूज किया जाता है, डायरेक्ट मेथड यूज किया जाता है, डायरेक्ट मेथड जिसमें कैपिटल वैल्यू पता करते हैं, या फिर हमारा जो वैल्यूएशन है, जो वैल्यूएशन मेथड है, वैल्यूएशन मेथड, वैल्यूएशन किसके बेसिस पे, प्रॉफिट के बेसिस पे यूज किया जाता है, प्रॉफिट के बेसिस पे यूज किया जाता है। वैल्यूएशन हमारा कॉस्ट के बेसिस पे भी किया जाता है। फिर अगर हम बात करें डेवलपमेंट मेथड यूज किया जाता है, डेवलपमेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन, या फिर डेवलपमेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन। तो डेवलपमेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑन द प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट हमारा रेंटल मेथड, कैपिटल वैल्यू मेथड या फिर प्रॉफिट बेस्ड मेथड, ये सब मेथड यूज किया जाता है। एन्युटी मेथड को यूज नहीं किया जाता रेटेबल वैल्यू निकालने के लिए प्रॉपर्टी की। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये सारे मेथड के नाम आपको याद रखने हैं। इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन में आता है तो आपको उसको सिलेक्ट करना, और जो नहीं है उसके अलावा सारे हमारे मेथड हैं जो यूज किए जाते हैं रेटेबल वैल्यू निकालने के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या है, जब हमारी कोई भी ऑब्सोलियंस देखने को मिलती है, हमारा उसमें वियर एंड टियर देखने को मिलता है आर्टिकल में, तो वो हमारा डेप्रिसिएशन में, स्ट्रक्चर के डेप्रिसिएशन में काउंट किया जाता है। तो अभी यहाँ पे बोल रहा है कि जो बहुत सारे हमारे मेथड हैं, इनमें से चारों मेथड में से कौन सा मेथड यूज नहीं किया जाता। क्या हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड यूज नहीं किया जाता, क्वांटिटी सर्वे मेथड यूज नहीं किया जाता, संकिंग जो हमारा ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन मेथड है, ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन मेथड यूज नहीं किया जाता, या फिर डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड यूज नहीं किया जाता। तो अगर हम बात करते हैं तो ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन मेथड जो है वो यूज नहीं किया जाता, ये कोई हमारा मेथड नहीं है। इट इज नॉट अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एनी डेप्रिसिएशन। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वहीं स्ट्रेट लाइन मेथड हमारा डेप्रिसिएशन का है, जिसमें हम डायरेक्टली ऐसे डेप्रिसिएशन निकालते हैं, जो हमारा कॉस्ट है उसमें से हम सिंकिंग फंड माइनस करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा डेप्रिसिएशन निकलता है। वेल वहीं पर अगर हम बात करें, क्वांटिटी सर्वे मेथड भी यूज किया जाता है। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड को ही हम कांस्टेंट परसेंटेज मेथड भी बोलते हैं, इसी मेथड को हम बोलते हैं कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। तो ये मेथड भी यूज किया जाता है डेप्रिसिएशन काउंट करने के लिए। और एक और जो होता है हमारा सिंकिंग फंड मेथड, जो हमारा सिंकिंग फंड मेथड है, ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन की जगह हमारा ये होना चाहिए था कि सिंकिंग फंड मेथड को यूज किया जाता है हमारे डेप्रिसिएशन को काउंट करने के लिए। तो 2020-21 में दोनों साल रिपीट होकर पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे मेथड के बारे में भी हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू वैल्यूएशन ऑफ अ बिल्डिंग इज फॉल्स। तो वैल्यूएशन करते हैं हम, बेसिकली वैल्यूएशन क्यों किया जाता है कि अगर मुझे कभी रेंट के लिए देना, मॉर्टगेज के लिए देना, लीज के लिए देना, ट्रांसफर करना, तो ये सब पे मुझे एक वैल्यू पता होनी चाहिए। वैल्यूएशन का मतलब बेसिकली क्या है कि जो मुझे प्रेजेंट टाइम की उस बिल्डिंग की मुझे वैल्यू पता चल जाएगी। जो प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है,
इसको हमने उसकी कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं जो उसकी प्रेजेंट मार्केटेबल रेट है, उसको उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वैल्यूएशन। तो अब देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट वैल्यूएशन के लिए गलत है। पहला स्टेटमेंट है वैल्यूएशन इज डन आइदर फॉर बाइंग और सेलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। तो बिल्कुल सही बात है, या तो हमें खरीदनी है, मुझे किसी से अगर कोई बिल्डिंग खरीदनी है तो मुझे उसकी एग्जैक्ट मार्केट प्राइस पता होनी चाहिए ना प्रेजेंट टाइम की, कि मैं उसने मुझसे ज्यादा मांगा और मैं बन भी गई बेवकूफ और मैंने पैसे दे दिए, तो कोई सेंस बनता है? इस बात का कोई सेंस नहीं बना। तो ये क्या है, या फिर मुझे बेचना है तो जो मुझसे खरीदना चाहेगा वो भी पता करना चाहेगा और मुझे भी अपनी मार्केट वैल्यू पता होनी चाहिए कि मेरी इस बिल्डिंग की कितनी मार्केट वैल्यू है। तो मार्केट वैल्यू को पता करने के लिए बेसिकली तो हम वैल्यूएशन करते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि फॉल्स के बारे में पूछा जा रहा है। और वहीं पर अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, वो बोल रहा है कि बाय कंडक्टिंग वैल्यूएशन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज डिटरमाइंड, जो कि गलत है। फ्यूचर तो नहीं, मुझे प्रेजेंट वैल्यू पता चलती है। मैं फ्यूचर वैल्यू कैसे बता सकती हूँ? भाई 10 साल बाद वहां से मेट्रो निकल गई तो अभी से नहीं बता सकते ना, अब ये निकलेगी भी नहीं निकलेगी, ये भी एक बहुत ही बड़ी चिंता की बात है। तो वैल्यू जो हमारा ये है वो प्रेजेंट वैल्यू बताता है। जो वैल्यूएशन प्रोसेस है ये प्रेजेंट वैल्यू बताता है उस बिल्डिंग या उस प्रॉपर्टी की। वहीं पर अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, वो बोल रहा है वैल्यूएशन इज डन फॉर रेंट फिक्सेशन या फिर मॉर्टगेजिंग। तो ये भी सही बात है, लीज पे देना, ट्रांसफर करना, रेंट पे देना है, मॉर्टगेज करना है, तो ये सब प्रोसेस के लिए भी मुझे वैल्यूएशन प्रोसेस करनी पड़ती है। क्योंकि मुझे अगर पता चल जाएगा कि इस वाली वैल्यू की, क्योंकि यहाँ से मेट्रो जा रही है या फिर हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे हॉस्पिटल मॉल सब है आसपास, एक्सेसिबिलिटी बहुत नेक्स्ट लेवल है यहाँ पर, अल्टीमेट लेवल की है, तो मैं उस एरिया का रेंट हमारा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा इन कम्पेयर टू दोज एरिया जहाँ पर हमें ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा मिलता नहीं है। तो इस एरिया के हम वैल्यू पता करेंगे, उस हिसाब से उस वहाँ के जगह का रेंट फिक्स करेंगे। तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट 2 है यही फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 2 कौन सा? डी ऑप्शन, जो ओनली V2 जो स्टेटमेंट 2 है हमारा वही गलत है, क्योंकि हमें प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यू पता चलती है, ना कि हमें फ्यूचर वैल्यू की वैल्यू पता चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द डिक्रीज और लॉस इन द प्रॉपर्टी। तो डिक्रीज और लॉस इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू में जो डिक्रीज होता है, या फिर जो हमारी कोई भी बिल्डिंग है या फिर कोई भी आर्टिकल है उसमें जो डिक्रीज देखने को मिलता है ड्यू टू इट्स यूज लाइफ वियर एंड टीयर। जैसे कार है, उसमें अगर कोई स्क्रैच लग गया तो अब तो जिस जिस पे लिए गई है, मान लो 8 लाख में गाड़ी ली गई है, तो 15 दिन चलाने के बाद भी वो 8 लाख में नहीं बिकेगी। तो अगर कुछ यूज कर लिया, उसकी जो लाइफ है उसमें से थोड़ा सा यूज कर लिया, उसमें कोई वियर एंड टीयर लग गया, तो अब जो उसकी वैल्यू में डिक्रीमेंस देखने को मिला, जो डिक्रीज हुई है उसकी वैल्यू में, उसको क्या बोलते हैं? क्या वो स्क्रैप वैल्यू बोली जाती है, डेप्रिसिएशन, सिंकिंग फंड, या फिर रिलेटेबल वैल्यू बोली जाती है? तो इस प्रोसेस को, जो हमारा ऑब्सीडियंस हो गया फैशन में कमी, फैशन आउट होने की वजह से, या फिर कोई भी वियर एंड टियर की वजह से जो भी हमें डिक्रीज देखने को मिलती है उसकी वैल्यू को, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो वी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉस्ट स्लोप ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट कर्व इज गिवन बाय। तो कॉस्ट स्लोप का फॉर्मूला पूछ रहे हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर एक ग्राफ भी बनता है। ग्राफ कैसे बनता है एक बार देख लेते हैं फटाफट से। तो ये वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है। तो अब हमारा जो एक्स एक्सिस होता है उस पर हमारा लिखा जाता है टाइम। यहाँ पर होता है हमारा टाइम, यहाँ होती है हमारी कॉस्ट। तो जो टाइम होता है और यहाँ पर कॉस्ट होता है, इनके बीच में हमारा ये जो स्लोप बनता है इसी को हम दिखाएंगे। तो इस तरीके से कुछ स्लोप होता है हमारा, यहाँ पे स्लोप जा रहा होता है। अब ये जो है ये वैल्यू, इस पे जो वैल्यू पे पुट करेंगे, ये जो स्लोप है हमारा यहाँ पर है ना, ये थोड़ा सा कर्व है, लेकिन कर्व है पर हम स्ट्रेट लाइन की तरह इसको यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर एक ये पॉइंट लिया हमने सपोज, और एक यहाँ पर है, यहाँ पे मिनिमम पॉइंट लेते हैं ये। तो अब क्या होगा, आपको ये देखने को मिलेगा दो डिफरेंट पॉइंट लिए हमने। तो ये सपोज हमारा नॉर्मल टाइम है, कि मतलब जो मेरा कंप्लीशन होगा पूरा टास्क का, जो मेरी पूरी एक्टिविटी है, पूरा जो टास्क है वो नॉर्मल टाइम में कंप्लीट होगा। और एक होता है हमारा क्रैश टाइम, कि मिनिमम कितने टाइम में अगर हम रिसोर्सेज को इंक्रीज करते हैं तो ये कंप्लीट हो सकता है। ये क्रैश टाइम है। तो जो क्रैश टाइम पे जो लगता है वो होता है हमारा क्रैश कॉस्ट, ये होता है हमारा क्रैश कॉस्ट। और जो नॉर्मल टाइम के लिए जो पैसे लग रहे हैं वो हमारे ये होता है हमारा नॉर्मल कॉस्ट। बस इसी को जो है स्लोप में दिखाते हैं हम, इसी को जो है स्लोप के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। तो जो यही है हमारा। तो जो नॉर्मल टाइम है, नॉर्मल टाइम क्या है, ये हमारा कितने टाइम में ये कंप्लीट हो सकता है फटाफट से। और नॉर्मल अगर हम ज्यादा उसको नॉर्मल स्पीड से हम सॉल्व करेंगे, अगर नॉर्मल स्पीड से हम अपना कंप्लीट करेंगे तो ये कितने टाइम में कंप्लीट हो सकता है। और जो हमारा क्रैश क्रैश टाइम है उसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि ये कितनी तेजी से अगर हम करना चाहें रिसोर्सेज, तो कितनी तेजी से हमारा ये कंप्लीट होगा। तो अब अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो ये जो क्रैश कोस्ट माइनस नॉर्मल कोस्ट, मतलब इनका डिफरेंस जो ये है क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट, और जो ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम, नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। तो पहला ऑप्शन है यही हमारा मैच कर जा रहा है, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट।
और जो नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस का ही रेशियो हमारा स्लोप निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ द लेबर टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग इज। तो जो हमारा लेबर का कॉस्ट है और जो हमारा बिल्डिंग का कॉस्ट है, इन दोनों के जो रेशियो होता है वो क्या है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो भी बिल्डिंग का कॉस्ट हमने एस्टिमेट किया होता है, उससे कम से कम 25 से 35% के बीच में हमारा लेबर का कॉस्ट रहता है। तो सपोज अगर हमारी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो जाएगी एक, तो एक होती है हमारी रेसिडेंशियल बिल्डिंग और एक हो गया हमारा इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। तो दो तरीके की कॉस्ट हम देखते हैं, एक होता है हमारा रेसिडेंशियल बिल्डिंग और एक हो गया हमारा इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। तो अगर मटेरियल की बात करें, मटेरियल कितना लगता है, तो यहाँ पर हमारा 60 से 70% लग जाएगा। जितना भी हमारा कॉस्ट है टोटल बिल्डिंग का, उसका 60 टू 70% हमारा मटेरियल का कॉस्ट लगता है। 60 टू 70 हमारा मटेरियल का कॉस्ट लगता है। और अगर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में बात करें तो 65 से 75% लगता है, 65 से 75% लगता है। और अगर यहाँ पर लेबर की बात करते हैं, लेबर की कॉस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ ये चेंज हो जाता है। यहाँ पर लेबर की कॉस्ट में रेसिडेंशियल बिल्डिंग में ज्यादा लगता है, 25 से 35% मान लो। और यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होती है वहां पर हमारा 20 से 30% लगता है लेबर का कॉस्ट, 20 से 30%। तो अगर मैं 25% भी वैल्यू लेके चल रही हूँ तो क्या हो गया, जैसे मान लो कि वन वन अगर हमने टोटल कॉस्ट मानी है तो उसका 25%, मतलब 25% इसका रेशियो पूछ रहे हैं। तो लेबर का रेशियो और बिल्डिंग का रेशियो, मतलब अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 25% अपॉन 100%, ये हमारा रेशियो हो जाएगा। तो 0.25, या फिर इसको मैं 1/1/4 भी लिख सकती हूँ। तो अगर इस रेशियो के हिसाब से देखें तो 1:4 हो जाएगा हमारा। और अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 0.25। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये डाटा याद रखना है कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए हमारा 25 से 35 होता है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए हमारा 20 से 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्किंग आउट द एग्जैक्ट क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क इज नोन एज। तो जो ये प्रोसेस होती है जिसमें हम एग्जैक्ट क्वांटिटी अपने डिफरेंट वेरियस आइटम के जो है उसकी निकालते हैं, तो वर्किंग आउट ऑफ द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क दैट इज नोन एज। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको प्रोसेस को बेसिकली क्वांटिटी सर्वेइंग कहते हैं, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट जो भी प्रोजेक्ट है उसमें बिगनिंग से लेके एंड तक डिफरेंट डिफरेंट जो क्वांटिटीज यूज हो रही हैं उसका जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसी को बोलते हैं हम क्वांटिटी सर्वेइंग। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पंप आफ्टर 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स के बाद हमारे को वो वैल्यू निकालनी है। एंड द एनुअल डेप्रिसिएशन वैल्यू इज 200 रुपीज। तो एनुअल डेप्रिसिएशन वैल्यू दे रखी है हमें 200 रुपीज और 5 साल के बाद निकालना है, एन की वैल्यू 5 है। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द पंप इज 3000। तो कॉस्ट कितनी दे रखी है हमें, 3000 रुपीज दे रखी है। एंड द यूजफुल लाइफ ऑफ पंप इज 10 ईयर्स। तो यूजफुल लाइफ ऑफ द पंप दे रखा है हमें 10 ईयर्स। तो फटाफट से हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर यूजफुल लाइफ का कोई जरूरत ही नहीं है, कॉस्ट निकाल लेंगे और एनुअल डेप्रिसिएशन दे रखा है तो हर 5 साल के लिए निकालना है। तो अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये वैल्यू निकालने को बोल रहा है, तो अब सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं 5 ईयर्स के लिए। तो 5 ईयर्स के लिए क्या कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 200 जो कि हो जाएगा मेरा 1000 रुपीज। और अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें, वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, तो जो हमारी कॉस्ट थी उससे डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो ये आ जाएगा हमारा 2000 रुपीज निकल के आ जाएगा। 3000 में से तो हमने 1000 माइनस किया तो 2000 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एसएससी में पूछा गया है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी, इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ टफ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द एनुअल परसेंटेज डेप्रिसिएशन। एनुअल परसेंटेज डेप्रिसिएशन निकालना है जिसमें machine using the constant percentage method, machine is constant percentage method, if purchasing cost is 12,000 rupees, purchasing cost हमें दे रखी है 12,000 rupees and the scrap value is 3,000 rupees and the life of the machine is 8 year। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन को देखो सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहली बात कांस्टेंट परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है P इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में 1 माइनस एस अपॉन सी जो हमारा एस है, यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू है, सी हमारी ओरिजिनल कॉस्ट है, और 1 अपॉन एन जितने भी टाइम पीरियड के लिए निकालना है इन 200, क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहा है, परसेंटेज कांस्टेंट मेथड है। अगर इसकी बात करें वैल्यू यहाँ पर पुट भी करना चाहें सपोज, तो पी की वैल्यू जैसे ये हो जाएगी 1 माइनस एस की वैल्यू हो जाएगी 3000 रुपीज और जो हमारा कॉस्ट है वो हो जाएगा 12,000 रुपीज, 12,000 रुपीज, और हमारी वैल्यू हो जाएगी 8 ईयर्स के लिए, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 1/8 और यहाँ पे बाहर चल रहा है 100। ठीक है, अगर इसको देखो सॉल्व करना चाहोगे आप तो 3000 से 12,000 के जीरोस तो कैंसिल हो जाएंगे और 3 की टेबल में 12 हमारा 1 टाइम और ये 12 हमारा आता है 4 टाइम,
तो 1:4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। पर इसको सॉल्व करना इज टफ टास्क। अगर हम कैलकुलेटर नहीं है हमारे पास तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 1 माइनस 1/4 को 1/8 टाइम सॉल्व करो, इनटू 100 की वैल्यू निकालो। तो यहाँ तक अगर फॉर्मूले तक अगर हमारा ऑप्शन होता तो हम उसे इजीली कर लेते, लेकिन अब यहाँ पर दे ही नहीं रखा है ऑप्शंस में। ऑप्शंस में दे ही नहीं रखा है, तो इस तरीके से आप देखो, अगर बिना कैलसी के सॉल्व कर पाते हैं आप तो ये बहुत अच्छी बात है। वेल इस क्वेश्चन का आंसर आप अगर कैलसी से सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद 15.91 अप्रोक्सीमेटली आएगा। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग सिंकिंग फंड इज टू एक्यूमुलेट द सफिशिएंट मनी टू। तो हमने पहले दूसरे क्वेश्चन में सिंकिंग फंड के बारे में समझा था। तो कि क्या करते हैं हम अपने जो यूजफुल लाइफ है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, उसकी यूजफुल लाइफ तक हम उसको तब तक हम उसमें से कुछ अमाउंट एक्यूमुलेट करते रहते हैं, सफिशिएंट अमाउंट एक्यूमुलेट करते हैं कि जो जितना हमारा कंस्ट्रक्शन में पैसा लगा एटलीस्ट हम उसको तो वापस ले सकें। तो अब ऑप्शंस पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि मीट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रिप्लेसमेंट आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ, या फिर हमने पे करने होते हैं टैक्सेस, पे टैक्सेस, रिकवर द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, या फिर सेव द मनी फॉर फ्यूचर। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे सुटेबल ऑप्शन बैठ रहा है जो पहला है कि मीट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड द रिप्लेसमेंट आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है फिजिकल डेप्रिसिएशन इज ड्यू टू। तो फिजिकल डेप्रिसिएशन बेसिकली हमें किस वजह से देखने को मिलती है? क्या ऑब्सिलियंस की वजह से, वियर एंड टियर फ्रॉम ऑपरेशंस की वजह से, सप्रेशन, या फिर इनएडिक्वेसी की वजह से? तो बेसिकली जो है वियर एंड टियर की वजह से देखने को मिलता है। जो भी कोई हम वियर टियर देखने को मिलता है अपने आर्टिकल में, उसकी वजह से फिजिकल डेप्रिसिएशन देखने को मिलता है। और इसी चीज को जो लॉन्ग रन में हमारा कंटिन्यूस वियर एंड टियर होता है तो उसकी वजह से हमें ऑब्सिलियंस देखने को मिलती है। अब हमने आज बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन किए। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हमने रॉक एंड स्टोन पे बहुत अच्छा रिवीजन सेशन बनाया, आप जरूर उसको देखिएगा। थैंक यू सो मच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।